अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब अब हम लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टेप्स फॉलो करते हुए सवाल को सॉल्व करते हैं। स्टेप नंबर वन हमने ये पढ़ा था कि आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाओगे और दो तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या कॉस्ट मिनिमाइजेशन। अच्छा, ये याद रखें जितनी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है ना उतना प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर हम अपना पहला फंक्शन बनाएंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो वो बनेगा टोटल कंट्रीब्यूशन या कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 2000 x प्लस 5000 y। जितने भी मैं x के यूनिट्स बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 2000 प्लस जितने भी मैं y के यूनिट्स बनाऊंगा मल्टीप्लाइड बाई 5000, इससे मेरी टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, मुकम्मल कंट्रीब्यूशन 100% टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। स्टेप नंबर 2 जो आपका दूसरा स्टेप है वो है कि आप इनइक्वालिटीज या कंस्ट्रेंट्स लिखोगे। अच्छा, इनइक्वालिटीज या कंस्ट्रेंट्स कैसे लिखेंगे? देखिए, दो तो आपके होंगे नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0, y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। इनको हम कहते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स का मतलब है कि कुछ चीज़ें नेगेटिव हो ही नहीं सकती। मिसाल के तौर पर यहाँ पर x और y यूनिट्स हैं, x और y प्रोडक्ट्स हैं, इनकी प्रोडक्शन नेगेटिव नहीं हो सकती। मैं नहीं बनाऊंगा तो 0 यूनिट्स और बनाऊंगा तो 0 से ज़्यादा, y नहीं बनाऊंगा तो 0 यूनिट्स और अगर बनाऊंगा तो 0 से ज़्यादा। सो ये दो मेरे कहलाते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, ये दो कहलाते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स। जिस तरह से एज, वेट, ये चीज़ें नेगेटिव नहीं हो सकती, इसी तरह से प्रोडक्शन भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसके बाद जितने लिमिटिंग फैक्टर्स हैं, हर लिमिटिंग फैक्टर का कंस्ट्रेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल, पहला आपका बन सकता है टोटल आवर्स इन प्रोसेस ए लेस देन और इज इक्वल्स टू 480। प्रोसेस ए में टोटल जितने घंटे काम हो सकता है वो 480 घंटे या उससे कम होगा। 480 घंटे से ज़्यादा काम नहीं हो सकता, क्योंकि उनके मज़दूरों ने ये कहा है या उनसे ये बात हुई है कि मैक्सिमम आप 480 आवर्स काम करेंगे। सो टोटल आवर्स इन प्रोसेस ए के जो टोटल आवर्स होंगे वो 480 या लेस देन 480 होंगे जो आप इस्तेमाल करोगे। अच्छा, अब ये टोटल आवर्स जो इस्तेमाल होंगे वो कैसे आएंगे? वो आ सकते हैं 3x प्लस 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 480। x के जितने यूनिट्स बनाओगे मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस y के जितने यूनिट्स बनाओगे मल्टीप्लाइड बाई 4। आई रिपीट, x के जितने यूनिट्स बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस y के जितने यूनिट्स बनाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 4। इससे हमारे पास टोटल आवर्स आ जाएंगे और ये टोटल आवर्स 480 या 480 से कम होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। इसी तरह से प्रोसेस बी का कंस्ट्रेंट बनेगा विच इज़ टोटल आवर्स इन प्रोसेस बी लेस देन और इज इक्वल्स टू 540 और ये हो जाएगा 2x प्लस 6y लेस देन और इज इक्वल्स टू 540। जितने आवर्स x पर लगेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस जितने आवर्स y पे लगेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई 6, ये जो टोटल आ जाएंगे ये 540 या उससे कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते।
फिर अगला स्टेप जो है हमारा स्टेप नंबर 3, वो है कि हम फीजिबल रीजन बनाएंगे। अब हमारे पास इस सवाल में 4 कंस्ट्रेंट्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हम बना लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि मेरा जो फीजिबल रीजन होगा ना वो y एक्सिस के सीधे हाथ पर होगा। y इज ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 का मतलब ये है कि मेरा जो फीजिबल रीजन होगा, जो शेडेड रीजन होगा, वो x एक्सिस के ऊपर होगा। सो इसका मतलब पहला क्वाड्रेंट। अब सर हम अगर इस तरह से कोई चीज़ लिखी हुई हो 3x + 4y लेस देन और इज इक्वल्स टू 480, तो इसका फीजिबल रीजन कैसे बनाएंगे या इसकी लाइन कैसे बनाएंगे और क्या करेंगे? आप करोगे ये कि आप इसको पहले इक्वलिटी में लिखोगे, यानी कि इसको आप लिख दो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 480, और ये जो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 480 है, इसका आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ढूंढ लो। अच्छा, x इंटरसेप्ट का मतलब होता है जहां पर एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करेगी और x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर y की वैल्यू 0 होती है तो 0 इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 0 डालेंगे हम ऊपर वाली इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा 3x + 4 × 0 इज इक्वल्स टू 480। x इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि x जो है वो बन जाएगा 160। और अगर y इंटरसेप्ट ढूंढना हो तो y एक्सिस पर x 0 होता, तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 4y इज इक्वल्स टू 480। y इज इक्वल्स टू 480 डिवाइडेड बाई 4 और y इज इक्वल्स टू 120। यानी कि अगर कोई 3x + 4y इज इक्वल्स टू 480 की लाइन बनाए तो उस लाइन का x इंटरसेप्ट जो है वो होगा 160,0 और y इंटरसेप्ट जो होगा वो होगा 0,120, विच मीन्स कि ये वाली लाइन जो बन रही होगी 160,0 और 0,120 इस तरह से बन रही होगी। ठीक है, और लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन है, इसका मतलब कि जो फीजिबल रीजन होगा वो इस पर्टिकुलर लाइन के नीचे होगा, जिस तरह से हम नॉर्मल अपने ग्राफ्स में देख चुके हैं। इसके बाद अगली चीज़ क्या है? अगली जो चीज़ है वो है हमारे पास 2x + 6y इज इक्वल्स टू 540। इसमें भी x और y इंटरसेप्ट ढूंढेंगे। अगर मैं x इंटरसेप्ट ढूंढता हूँ, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता, सो 2x + 6 × 0 इज इक्वल्स टू 540। 2x इज इक्वल्स टू 540, x इज इक्वल्स टू 270, सो ये हो गया 270,0। जब मैं y इंटरसेप्ट की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 2x, y इंटरसेप्ट पर x 0 होता, तो x की जगह मैं डालता हूँ 0, 2 × 0 + 6y इज इक्वल्स टू 540, y इज इक्वल्स टू 540 डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 90, तो ये हो जाता है 0,90। अब अगर मैं इस स्पेसिफिक लाइन के x और y इंटरसेप्ट लिखूं तो x इंटरसेप्ट 270,0 है और y इंटरसेप्ट 0,90 है,
सो 0,90 और 270,0, 270 160 से आगे होगा ना। और क्योंकि इस लाइन के साथ भी लेस देन और इज इक्वल्स टू का साइन था, तो आपका जो शेडेड रीजन होगा वो इस पर्टिकुलर ग्रीन लाइन के भी नीचे होगा। सो मैं अगर अपना फीजेबल रीजन शेड करता हूँ तो वो ये वाला रीजन होना चाहिए। फीजेबल रीजन वो रीजन होता था जो दी गई सारी कंडीशंस को एक साथ मीट करे। अब मैंने ग्रीन और रेड लाइन के बीच वाला एरिया शेड नहीं किया, मैंने ये वाला एरिया शेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए क्योंकि ये ग्रीन लाइन के नीचे नहीं है, बिकॉज मुझे ग्रीन लाइन के भी नीचे रखना है एरिया। और मैंने ये वाला रीजन भी शेड नहीं किया बिकॉज ये रेड लाइन के नीचे नहीं है, रेड लाइन के ऊपर है। मुझे इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखना था। ठीक है जी। तो ये बड़े आप ध्यान से फीजेबल रीजन को शेड करिएगा। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपको आदत हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि हमने कौन सा एरिया जो है वो शेड करना होता है। फीजेबल रीजन वो रीजन होता है जो सारी दी गई कंडीशंस को एक साथ एक ही वक्त पर साइमल्टेनियसली मीट करे। अब हमारा एक और स्टेप था और वो स्टेप है कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। स्टेप नंबर 4 जिसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। कॉर्नर पॉइंट थ्योरम ये कहता है कि आपका प्रॉफिट जो आपने फीजेबल रीजन बनाया है उसके जितने कोने आ रहे हैं, 3 कोने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, किसी डायग्राम में 5 भी आएंगे, किसी एक कॉर्नर पर मैक्सिमम होगा। तो हम कॉर्नर्स आइडेंटिफाई करते हैं। एक कॉर्नर तो फीजेबल रीजन का ये है ए विच इज़ ओरिजिन विच इज़ 0,0। एक कॉर्नर ये वाला है, ये वाला जो कॉर्नर है इसको हम बी कह देते हैं। बी जो है वो है 0,90, यानी कि x का एक भी यूनिट नहीं बनाओ और y के 90 यूनिट्स बनाओ। एक ये वाला कॉर्नर है, इसको अभी देखते हैं। और एक ये वाला कॉर्नर है। ये 4 कॉर्नर्स हैं मेरे फीजेबल रीजन के। ये चौथा वाला जो है ये है 160,0। सी कैसे आएगा? अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जाऊं तो सी जो है ना वो ग्रीन और रेड लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो अगर 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। 2 इक्वेशंस जो हमारे पास हैं वो हैं 3x + 4y = 480 और दूसरा है हमारे पास 2x + 6y = 540। पहले हम दूसरी वाली इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा x + 3y = 270, या फिर ये हो जाएगा x = 270 - 3y। मैंने दूसरी वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड किया, चीज़ें सिंपल हो गई और फिर x को लेफ़्ट पे रखकर और बाकी सारी चीज़ें राइट हैंड साइड पे ले गया। अब ये x = 270 - 3y मैं पहली वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। सो पहली वाली इक्वेशन जो है वो जाएगी 3x की जगह मैं लिखूँगा 270 - 3y और फिर आ जाएगा आगे + 4y = 480 और फिर हम 3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 600 और 210 810 810 -9y + 4y = कितना बनेगा 480। -9y और +4y जब हम नेट ऑफ करेंगे तो -5y। अच्छा 480 में से जब 810 माइनस होगा तो अगर 400 माइनस कर देते हैं तो 410 रह जाता है, 10 और माइनस कर देते हैं तो 400 रह जाता है, 70 और माइनस कर देते हैं 330 माइनस का 330, करेक्ट। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू कैसे आएगी 330 / 5। सो ये होगा 10 20 30 40 50 60 66। y आ रहा है 66। अब x कैसे ढूंढेंगे? x जो है, क्योंकि x जो है वो बराबर है 270 - 3y के, सो ये हो जाएगा 270 - 3 × 66।
सो 180 और 18 192, 270 में से 192 माइनस अगर हम कर देते तो 78 बच जाता है, 78 बच जाता है। 66 इंटू 3 इज़ 180 एंड 18, 180 एंड 18 198, 198 270 में से जब हम 198 माइनस करते तो 72 बचता, यानी कि ये जो C है ना ये है 72,66। अब जब आपने सारे कॉर्नर पॉइंट्स ढूंढ लिए तो फाइनली आपने क्या करना होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने इन पॉइंट्स को एक एक कर पुट करना होगा और चेक करना होगा कहाँ पर आपका प्रॉफिट हाईएस्ट है। ए क्या कहता है, ए कहता है कि भाई 0 यूनिट्स x के और 0 यूनिट्स y के बनाओ। ये तो मुझे मालूम है कि इस पे कंट्रीब्यूशन हाईएस्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं हो सकता कि 2000 मल्टीप्लाइड बाई x यानी कि 0 प्लस 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये तो आपके पास 0 आता है, ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या, बी पॉइंट कहता है कि आप जो है वो 0 यूनिट्स x के और 90 यूनिट्स y के बनाओ। सो 2000 इंटू 0 प्लस 5000 इंटू 90, ये 450,000 आता है। सी क्या, सी जो है उस पर कुछ इस तरह से हो रहा है कि 2000 इंटू 72 प्लस 5000 इंटू 66। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 72 144,000 ये बनेगा और 3,30,000 ये बनेगा। सो ये टोटल बन रहा है 474,000। डी क्या होगा भाई, डी है कि आप 160 यूनिट्स एक्स के बनाओ। इस पर अगर हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो 2000 इंटू 160 प्लस 5000 इंटू 0 यानी कि 3,20,000। सो फाइनली मेरा जो आंसर होगा ना वो ये होगा कि अगर ये सिनेरियो है और मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमम रखना है तो मुझे x के 72 और y के 66 यूनिट्स बनाने होंगे। ऐसा करूँगा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। आप ए बी सी डी सारे पॉइंट्स पर जब प्रॉफिट चेक करते हो तो ए पर 0 आ रहा है, बी पर 450 आ रहा है, सी पर 474 आ रहा है और डी पर 320,000 आ रहा है, जिसमें से सी का प्रॉफिट हाईएस्ट है। इस तरह से आप एक लीनियर प्रोग्रामिंग के प्रॉब्लम को डील करते हो। यहाँ पर जो मैंने सवाल किया है एटलीस्ट 2 से 3 बार करें, आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जब आप 2 से 3 बार करें और फिर इसकी एक थिंकिंग करें कि अच्छा ऐसा क्यों और मुझसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करें। यहाँ पर जो हमने सवाल किया है आइडियली ये सवाल प्रॉपरली अगर आप कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में लीनियर प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम आपसे डील हो जाएगा। बट शर्त क्या है, शर्त यह है कि एक नहीं बल्कि 2 या 3 बार इस लेसन को देखकर आपने इसको समझा हो और आपने दोबारा से किया हो। एक आखिरी चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा वो ये है कि जिस तरह से मैंने स्लैक कैलकुलेट किया था इसी तरह से आप ये देख लीजिएगा कि 72 यूनिट्स अगर हम x के बनाते हैं और 66 यूनिट्स अगर हम y के बनाते हैं तो स्लैक बचता है या नहीं, ठीक है। या चलें अगर मैं उसको कर ही दूँ तो कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 480 आवर्स अवेलेबल थे प्रोसेस ए में। अगर आप 72 यूनिट्स x के बनाते हो और x का एक यूनिट जो है उसको प्रोसेस ए में 3 घंटे लगते हैं तो 72 यूनिट्स को लग जाएंगे 216 घंटे। 72 इंटू 140 210 एंड 6 बिल्कुल 216 घंटे। और 66 यूनिट्स अगर मैं y के बनाता हूँ और एक यूनिट जो है वो 4 घंटे में बनता है। सो 66 इंटू 60 इंटू 4 इज़ 240 एंड 6 इंटू 4 इज़ 24। सो ये हो जाएगा 264। सो 264 एंड 216 बिल्कुल सारे घंटे आपके इस्तेमाल हो जाते हैं। ऐसा ही है, चेक कर लीजिएगा। और
प्रोसेस बी में टोटल 540 घंटे थे, तो अगर मैं 72 यूनिट्स एक्स के बनाता हूँ और हर यूनिट 2 घंटे में बनता है, और 66 यूनिट्स वाई के बनाता हूँ और एक यूनिट 6 घंटे में बनता है, तो यहाँ पर भी पूरे घंटे इस्तेमाल हो रहे होंगे। बहुत अच्छे से हर चीज़ आपने नोट करनी है। इस सवाल को अपनी बुनियाद बनाकर 2 से 3 बार लाजमी देखिएगा इस एग्ज़ाम्पल को, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और बाकी चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले लेसन्स में। थैंक यू सो मच।